हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? बिल्कुल सही, चैप्टर नंबर 3 ताप और उष्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? ताप के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ताप वह ऊर्जा है जो अणुओं और परमाणुओं की गति के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, जब दो वस्तुएं विभिन्न तापमान पर होती हैं तो ऊर्जा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर क्या होती है? स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ताप। और चलिए ताप के बारे में जानते हैं कि ताप एक्चुअली और क्या होता है। ठीक है, ताप ऊर्जा एक प्रकार की थर्मल ऊर्जा है। थर्मल मतलब कि ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, यह ऊष्मा के माध्यम से वस्तुओं के बीच क्या होती है? स्थानांतरित होती है। बिल्कुल सही। ताप के कारण पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या चीज़? बिल्कुल सही, तापमान के बारे में। ठीक है, अब तापमान क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तापमान वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा। ठीक है, मतलब कि हमें तापमान से क्या पता चलेगा कि जो हमारा ऊष्मा है, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होगा। ठीक है, कैसे? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास इसका तापमान अधिक है और इसका तापमान क्या चीज़ है? कम है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे स्पर्श कर दिया तो अब ये देख रहे हैं और बताइए कि क्या हो रहा है। यहाँ बस क्या पता चल रहा है कि इसका ताप अधिक है और इसका ताप क्या चीज़ है? कम है। मैंने इसको स्पर्श किया तो ताप क्या हो रहा है? यहाँ से इस ओर जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ से इस ओर जा रही है। मतलब यहाँ का तापमान क्या चीज़ है? उच्च है और यहाँ का तापमान क्या चीज़ है? कम। इससे क्या पता चलता है कि हमेशा जो ताप होती है वो उच्च से निम्न की ओर क्या करती है? गमन करती है या स्थानांतरित होती है। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों हमारे पास अब अगला टॉपिक कौन सा है? बिल्कुल सही, ऊष्मा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु की गर्माहट अथवा शीतलता का क्या होता है? आभास होता है। हम उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरे पास एक वस्तु है। ठीक है, यदि ये गर्म है और मैं इसको छू रहा हूँ तो मेरे को किसका एहसास होगा? गर्माहट का। यदि मैं इसको छू रहा हूँ और मेरे को शीतलता का आभास होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ठंडा है। ठीक है, यही जो आभास होता है हमारा क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है, चलो देखते हैं। यह ताप के कारण स्थानांतरित होती है। जो ऊष्मा होती है ताप के कारण क्या होती है? स्थानांतरित होती है। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि मान लो ये हिस्सा क्या है, मैं इसको गर्म करता हूँ इधर को, तो यहाँ से गर्म होते हुए कहाँ आएगा? इस हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? ये ताप उच्च हो रहा है और यहाँ का ताप क्या चीज़ है? निम्न है। ठीक है, इसका मतलब ताप उच्च से कहाँ बह रही है? निम्न की ओर बह रही है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए और देखते हैं। इसे जूल या कैलोरी से मापा जाता है। ठीक है, अर्थात इसका SI मात्रा क्या होता है? जूल होता है और CGS मात्रा क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, क्लियर है? बाकी आप नीचे देख लीजिए क्या चीज़ कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास क्या चीज़? ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो देखते हैं ऊष्मा का संचरण आखिर होता कैसे है। जिस प्रकार द्रव सदैव ऊंचे तल से निचले तल की ओर क्या होती है? बहता है, सेम टू सेम क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, ताप में अंतर के कारण ही क्या होता है? जो ऊष्मा होता है उसके स्थानांतरण होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? स्थानांतरित होता है। किसके कारण? ताप में अंतर के कारण ही। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। ठीक है, अब ऊष्मा का जो संचरण है उसके प्रकार कितने होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। चालन किस में होता है? चालन केवल ठोस पदार्थों में होता है। ठीक है, संवहन किस में होता है? संवहन द्रव और गैस दोनों में होता है। ठीक है, तो फिर ये विकिरण क्या है? तो चलिए देखते हैं कि विकिरण क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चालन के बारे में। तो चलो देखते हैं कि चालन एक्चुअली होता क्या चीज़ है। ठीक है, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ दिया है? मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, ठोस पदार्थ है। अब हमको इसमें करना क्या चीज़ है? ये हमारे क्या चीज़ है? इसके अणु है। ठीक है, अब ये जो अणु है बोला ये जा रहा है कि जैसे कि मैं
इसके एक सिरे को गर्म करता हूँ। कौन से सिरे को? एक सिरे को। एग्जाम्पल के लिए लाइक दिस, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब गर्म करने के बाद क्या होता है कि ये जो अणु है वो यहीं पास रहते हैं, कहने मतलब ये अपना स्थान नहीं छोड़ता। फिर भी अपना जो ऊष्मा होता है, मतलब जो ऊष्मा होती है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते कहाँ जाती है? इस ओर जाती है, ठीक है। लेकिन ये अपना स्थान नहीं छोड़ता और अपने स्थान को छोड़े बिना ही ऊष्मा का क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है इस ओर से इस ओर। समझ में आया? अब हम देखेंगे क्या चीज़ कि आखिर ऐसा होता तो होता कैसे है। ये तो अपने स्थान पे ही है, लेकिन फिर भी ऊष्मा का इधर क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है ना। तो कैसे होता है? चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास ये डायग्राम है, ये क्या चीज़ है? मेरे पास एक धातु की छड़ है। क्या चीज़ है? धातु की छड़, ठीक है। अब इस धातु की छड़ में क्या होता है? सीधी सी बात है, धातु है तो उसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, हम सभी को पता है। तो जब मैं उसको क्या करूँगा? यहाँ से गर्म करूँगा तो इसके अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं उसकी क्या होती है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। बोले तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पास हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगी? ये इसका स्पीड बढ़ेगा, ये ऐसा, ठीक है। अब गति बढ़ने के बाद क्या होगा? वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा? जो उसकी ऊष्मा मतलब कि उसका जो एनर्जी है उसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र करते जाएगा, ट्रांसफ़र करते जाएगा। सेम प्रोसेस का होता है क्या चीज़? इसी में ही, मतलब सेम प्रोसेस क्या होता है? ये इसमें होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। इसीलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी लेते जाते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र करते जाते हैं, लेते जाते हैं, ट्रांसफ़र करते जाते हैं और इसी प्रकार क्या होता है? इसमें चालन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ जो अणु है वो अपना स्थान तो नहीं छोड़ता, ठीक है, लेकिन क्या करता है? ऊष्मा का स्थानांतरण करते रहता है। कहाँ से कहाँ? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? चालन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो बच्चों अब हमारे पास क्या चीज़ है? अगला टॉपिक क्या चीज़? संवहन, ठीक है। तो देखते हैं आखिर ये संवहन होता क्या चीज़ है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव और गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन कहलाता है। कहने का मतलब संवहन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास द्रव और गैस, इन्हीं के अणुओं के कारण क्या होता है? जो ऊष्मा होती है उसका क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? संवहन कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, जो द्रव और गैस के अणुओं के गति के कारण ही क्या होता है? इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संवहन, ठीक है। अब होता कैसे है? चलो एक्चुअली समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या दिया है? एक बीकर में पानी है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। तो गर्म करने के बाद क्या होता है? सबसे पहले एक चीज़ को याद रख लेने, क्या चीज़? द्रव और गैस में, द्रव और गैस में जो चीज़ गर्म होता है वो हल्का हो जाता है। जो चीज़ गर्म होता है वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। और हल्का होने के कारण क्या होता है? वो ऊपर की ओर गति करने लगता है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को याद रखना, उसके बाद ये ईजिली आपके ब्रेन में घुसेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या? द्रव और गैस में हम जिसे भी गर्म करेंगे वो हल्का होकर क्या होगा? ऊपर की ओर गति करेगा, ठीक है। क्लियर? सेम प्रोसेस इसमें होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखते हैं। जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगा तो ये जो नीचे का एरिया है, बोले तो ये जो तली है, तली में स्थित जो पानी होगा, ठीक है, जो तली में क्या होगा? स्थित पानी होगा, वो पानी क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म हुआ जैसे ही, तो मैंने अभी क्या बोला था? जो द्रव है गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। हल्का होने के कारण ये कहाँ करेगा? ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। और ऊपर के जो जल है, मतलब ऊपर का जो जल है वो भारी होने के कारण क्या होगा? नीचे की ओर गति करेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस में क्या होगा? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलती जाएगा। कैसा चलेगा? फिर से देख लेते हैं। मैंने यहाँ को गर्म किया तो तली में जो स्थित क्या था? पानी, वो क्या हुआ होगा? गर्म हुआ होगा। गर्म होने के बाद क्या हुआ? सीधी सी बात है, वो हल्का हुआ होगा। हल्का होने के बाद वो कहाँ गति करेगा? ऊपर की ओर। और ऊपर का जो भारी जल था वो क्या होगा? नीचे की ओर गति करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि सारा का सारा जो पानी है वो बराबर गर्म ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है? तो हम इसे कहते हैं क्या चीज़? संवहन, ठीक है। बाकी आपके सामने नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट्स बनाइए, वो आप जानिए। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है क्या चीज़? विकिरण। चलो देखते हैं विकिरण क्या होता है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के में
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब ये है चालन में क्या होता था, हमको क्या करना था, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण करना था, तो उसको उससे स्पर्श होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें चालन में क्या होता है, यदि हमको ऊष्मा का स्थानांतरण करना है किसमें, किन्हीं दो वस्तुओं में, तो उनका स्पर्श होना अनिवार्य है। अगर ये स्पर्श नहीं होंगे तो क्या होगा, चालन नहीं होगा। क्लियर है। तो विकिरण में क्या बोला जा रहा है, अगर आपको इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण करना है, ठीक है, तो इसमें आपको उसको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मोमबत्ती, ये हो गया आपका क्या, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती मैंने जलाया, अब उसके बाद मैं उसके अगल बगल में अपना क्या रखता हूँ, हाथ रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे को किसका आभास होगा, बिल्कुल सही, गर्म गर्म आभास होगा। चाहे तो आप रख के देखना, मोमबत्ती ऐसे रखिए, उसके ऊपर में हाथ रखिए ऐसे, फिर कुछ देर बाद आपको इतनी ज़ोर से जलेगी तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या चीज़, कि हाँ ऊष्मा बिना किसी माध्यम क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, जैसे कि सूर्य से क्या निकल रहा है, ताप, और वो हमसे कई लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उसका ताप महसूस हो रहा है बिना किसी माध्यम के। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बिल्कुल सही, चालकता के बारे में। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है शून्य चालकता। क्या दिया है, शून्य चालकता। अब शून्य चालकता किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो ऊष्मा का संचरण होने नहीं देता, क्या कहलाता है, शून्य चालकता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है क्या चीज़, एबोनाइट, एस्बेस्टोस। ठीक है, नेक्स्ट कुचालक, वे पदार्थ जो ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देता, कुचालक कहलाता है, जैसे लकड़ी और कांच। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कौन सा, चालक। अब चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देता है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सही है, लोहा, धातु, जो भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्या चीज़, ऊष्माधारिता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। ऊष्माधारिता का मतलब होता है, सीधी सी बात, धारिता का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है, ग्रहण करना, वो कितना ग्रहण कर सकता है। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो अब ये चेक करते हैं कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब समझो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये क्या चीज़, एक वस्तु है। ठीक है, अब इस वस्तु को मेरे को पूरा, मतलब इसके पूरे द्रव्यमान को कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना, इस पूरे वस्तु के द्रव्यमान को, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान को कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है। अब उस 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए मेरे को जितना एनर्जी लगेगी, मतलब जितना ऊर्जा लगेगा, ठीक है, या जितना ऊष्मा लगेगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऊष्माधारिता कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर से रिवीजन मान लेते हैं क्या चीज़, कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। ये एक पदार्थ है या वस्तु है। अब इस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, मतलब कि हर एक खोपचा, यहाँ यहाँ आगे पीछे जितना है, इसके पूरे द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें जितना ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है, हमें जितना ऊष्मा देना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता कहलाएगी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बिल्कुल सही, ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु के आकार, क्षेत्रफल या आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जैसे कि ये मेरा मान लो एक धातु है, मतलब धातु की छड़ है। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, इसकी जो कणों का जो गति होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है। चलिए हम पहली बात एक तो याद कर लेते हैं पहले से, कि ये जो ठोस के कण हैं उसकी गति बढ़ती तो है, लेकिन वो इधर उधर गति नहीं करती ना, वो अपने जगह में ही गति करती हैं। बोले तो कैसे, ऐसे, इसको हम दोलन भी कहते हैं। ठीक है, वो 12वीं का टॉपिक है,
लेकिन आप इतना याद रखिए क्या चीज़, गति का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, वो अपने स्थान पे ही क्या करता है, गति करता है, लाइक दिस। ठीक है, तो उस गति के कारण ही क्या होता है, इसका जो आकार होता है, किसमें जो वस्तु होता है उसका आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में हो सकता है, क्षेत्रफल में हो सकता है, आयतन में हो सकता है। ठीक है, इसी प्रसार को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है रेखीय प्रसार गुणांक होता है। क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक। अब रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है उसको सीखते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ऊष्माधारिता के बारे में सीखा था। ठीक है, ऊष्माधारिता तब में क्या पता चला था कि एक वस्तु है, इसके संपूर्ण द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो हमारा क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता कहलाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। अब जब मैंने क्या किया, इस भाई साहब को मैंने इतना ताप दिया, मतलब इतना ऊष्मा दिया कि इसका जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद इसमें क्या हुआ होगा, वृद्धि हुआ होगा। क्या हुआ होगा, इसमें प्रसार हुआ होगा। ठीक है, अब ये कौन सी वस्तु है, लंबी वस्तु है। अब ये लंबी वस्तु अर्थात रेखीय वस्तु है, तो इसमें प्रसार कहाँ हुआ होगा, इसकी लंबाई में हुआ होगा। किस में हुआ होगा, लंबाई में। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे। ऐसा डेफिनेशन बोला जाए तो हमने इसको कितना दिया था, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया था। अब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया तो इसमें जितना प्रसार हुआ वही हमारा क्या कहलाया, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा है। किसी वस्तु की लंबाई का वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है। वही बात हुई कि मैंने इसको कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया। अब बढ़ाने के बाद इसकी लंबाई में जितना वृद्धि हुआ वो इसका क्या कहलाया, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और अच्छे से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मेरा जो छड़ था वो इतना लंबा था, मैंने गर्म किया, उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या चीज़, उसका प्रकार नंबर 2। कौन सा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, ये वस्तु लंबी थी, इसलिए जब इसमें प्रसार हुआ तो इसमें हमको किसमें वृद्धि अधिक दिखाई दिया, लंबाई में। दरअसल प्रसार तो इसके सभी दिशाओं में हुआ था, मतलब इसके क्षेत्रफल में भी हुआ था, आयतन में भी हुआ था, इसके सभी साइड हुआ था, लेकिन वस्तु लंबा था इसलिए हमको इसमें अधिक प्रसार कहाँ दिखाई दिया, बिल्कुल सही, किसके, इसके लंबाई में। अब ये वस्तु कैसा है, चौड़ा है, तो सीधी सी बात है जब इसमें प्रसार होगा तो हमको इसकी लंबाई चौड़ाई सभी साइड से दिखाई देगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार। सारा डेफिनेशन वही, सेम प्रोसेस। इसको भी हम क्या करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस ताप इसका बढ़ाएं। अब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के बाद ये जितना इसमें प्रसार हुआ हम उसे ही क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। क्लियर है। जैसे कि ये जो नीला रंग का बॉर्डर है वो क्या था, प्रारंभिक क्षेत्र था। मैंने गर्म किया तो ये जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना, वो उसका क्या चीज़ था, प्रसार। मतलब पहले इसका साइज़ इतना था, गर्म करने के बाद इसका साइज़ कितना होगा, इतना बड़ा हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हुआ। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। फिर से हम लोग बात कर देते हैं क्या चीज़, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। याद रखना अच्छे से कि अगर हमने इसको 1 डिग्री सेल्सियस ताप दिया, ठीक है, तो ताप देने के बाद इसके आकार में जितना वृद्धि हुआ वही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये चौड़ी चीज़ थी इसलिए हम इसके क्षेत्रफल को ही काउंट करेंगे। लंबी वस्तु में हम लंबाई को काउंट करते हैं और जो मोटा तगड़ा होता है हम उसमें आयतन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक होने वाला है कौन सा, आयतन प्रसार गुणांक। इसमें भी क्या चीज़ है, सेम प्रोसेस। इसको भी हम क्या करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे। अब 1 डिग्री सेल्सियस ताप इसका बढ़ाया, अब बढ़ाने के बाद इसमें जितना प्रसार हुआ हम उसे ही क्या कहेंगे, आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। क्लियर है बच्चों कि उसमें प्रसार क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको नोट्स भी दे दिया, आप इसे एग्ज़ाम हॉल में लिखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने देखा क्या चीज़ कि ठोसों में प्रसार कैसे होता है। अब बात करते हैं क्या चीज़, गैसों में प्रसार। याद रखिएगा जो प्रसार होता है गैस में अधिक होता है अकॉर्डिंग टू ठोस और द्रव की अपेक्षा। ठीक है,
हम ठोस में प्रसार को एकदम देख तो सकते हैं, लेकिन एकदम ही कम होता है, तो उतना अच्छे से पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जो गैस होता है उसमें प्रसार ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा बलून हो गया, ठीक है, हमने बलून में क्या किया, हवा डाल दिया, अब हम उसको आग के पास लेके गए तो फूट जाता है, तो ठीक है। तो फूटने का कारण क्या होता है, क्योंकि जब हम उसको आग के पास लेके जाते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, प्रसार होता है, और प्रसार होने के कारण वो क्या होता है, फूट जाता है, बूम, ठीक है। तो ये जो हमारे गैसों में जो प्रसार होता है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रकार कौन सा है, नियत दाब पर। अब नियत दाब पर का मतलब पहले ये समझ लीजिए कि नियत दाब क्या होता है। जैसे कि अगर अंदर में दाब नियत हो गया, ठीक है, तो आप केवल उसमें उसका आयतन ही बस बढ़ा सकते हैं, दाब नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप बलून को लीजिए, आप बलून को क्या कीजिए, एक बार फुला के देखिए, वो फूलेगा। दूसरी बार उसमें हवा भरिए अपने मुंह से, फिर से वो फूलेगा। तीसरी बार भी हवा डालिए, फिर से वो फूलेगा। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप किस में करते हैं, बॉटल में करते हैं, किसमें, एक प्लास्टिक के बॉटल में करते हैं, तो क्या सेम प्रोसेस होगा, नहीं। जब आप प्लास्टिक के बॉटल में हवा डालेंगे अपने मुंह से, तो आप केवल थोड़ा बस डाल पाएंगे, बाकी अब उसका आपका मुंह ही फूल जाएगा, लेकिन बॉटल नहीं फूलेगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, जो दाब था वो नियत नहीं, उसमें दाब बढ़ने लगा। इस कारण वो क्या हुआ, मतलब आप उसमें और भी हवा नहीं डाल पाए। लेकिन बलून में क्या होता है, आप उसमें एक बार हवा भरी, मतलब फूंक मारा तो अंदर गया हवा और उसका आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसमें जो दाब था वो नियत हो गया था। क्या हो गया, नियत हो गया था, मतलब आप उसमें फिर से और क्या दाब डाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने बलून, और मतलब कि बलून का पता चल गया कि हमने उसमें क्या किया, हवा डाला, ठीक है, तो उसका आयतन बढ़ गया। तो नियत दाब में हमेशा क्या होगा कि जैसे आप उसमें क्या करेंगे, हवा डालेंगे, बोले तो दाब लगाएंगे, तो उसका आयतन बढ़ते जाएगा। दाब लगाइए आयतन बढ़ेगा, दाब लगाइए आयतन बढ़ेगा। उसमें जो दाब होता है वो फिक्स नहीं होगा। फिक्स कहने का मतलब, सोचिए, फिक्स कहने का मतलब ये था गड़बड़ हो गया। उसमें फिक्स दाब ही रहेगा, ताकि आप उसमें क्या करेंगे, दाब बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, केवल क्या होगा, उसका आयतन में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या देख लिया, बलून देख लिया। और इससे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, जैसे कि आपके साइकिल का टायर, ठीक है। क्या बोला जाता है गर्मी के दिनों में कि बच्चों अपने साइकिल के टायर में हवा कम डालिए, मतलब टायर के ट्यूब में हवा कम डालिए। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, गर्मी का दिन है, ठीक है, गर्मी के दिन में गैसों में प्रसार अधिक होता है अकॉर्डिंग टू आपका द्रव और ठोस, ठीक है। तो अगर आपने उसमें एकदम हवा डाल दिया ट्यूब में, अब क्या होगा, गर्मी का दिन है, उसमें गैस में क्या होगा, प्रसार होगा, फिर आपका टायर बूम ब्लास्ट। किसके कारण, क्योंकि गैस में क्या हुआ, प्रसार हुआ, प्रसार होने के बाद उसको जगह चाहिए था निकलने के लिए, आपने नहीं दिया, तो क्या हो गया, फूट गया, ठीक है। तो ये था क्या चीज़, नियत दाब पर। दाब आप उसका नियत रखिए, तो उसमें क्या होते जाएगा, आयतन बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, नियत आयतन पर। अब नियत आयतन पर क्या होता है, इसके बारे में भी सीख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, आयतन आपका नियत होगा तो दाब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कुकर लीजिए, कुकर में पानी डालिए, और पानी डालने के बाद उसको गर्म कीजिए। तो गर्म करने के बाद आप क्या देखेंगे, ऊपर में सीटी लगा होता है, ठीक है। वो सीटी कब तक नहीं बजेगा, जब तक कि कुकर के अंदर का दाब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, दाब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही अधिक हुआ तो फिर सीटी के माध्यम से क्या होगा, दाब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या, आयतन तो बढ़ नहीं सकता है ना, क्या होगा, उसमें आयतन बढ़ नहीं सकता, कुकर बड़ा थोड़ी ना होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुकर की सीटी को आप बंद कर देते हैं और दाब बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो आयतन बढ़ने के चक्कर में क्या होगा, आपका कुकर ही ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी कहाँ कहाँ जलेगी वो तो आपको अच्छे से पता है, इसलिए कृपया करके ऐसा टेस्टिंग ना करें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा, नियत आयतन पर और नियत दाब पर। फिर से बात कर लेते हैं, नियत दाब पे आपने क्या पता किया, अगर आपका दाब नियत है तो क्या होगा, आयतन बढ़ते जाएगा, और यदि आपका आयतन नियत है तो क्या बढ़ते जाएगा, दाब बढ़ते जाएगा, ठीक है।
क्लियर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं किसका, विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, आपने कुछ देर पहले क्या देखा था कि ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। अब बात आती है क्या चीज़, विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता में हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये वस्तु है, इस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को हमको क्या करना था, 1 डिग्री सेल्सियस बनाना था। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, ऊष्माधारिता। तो ये विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये नया पांडु क्या चीज़ है। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या बोलता है कि एकांक द्रव्यमान को, कितने द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है हम उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता। एकांक द्रव्यमान मतलब कि उसमें हमने संपूर्ण की बात किया था, इसमें एकांक मतलब मान लो आप इतना का ले लीजिए, इतना का ले लीजिए, आपको जितना लेना है ले सकते हो। क्या चीज़, द्रव्यमान। बोले तो 1 किलो या तो 1 ग्राम, आप जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, एकांक का मतलब वही होता है। नापने के लिए उनको क्या चाहिए, एक फिक्स वैल्यू चाहिए रहता है। ठीक है, पहले हमने पूरे द्रव्यमान का क्या कर रहे थे, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहे थे। अब हमको क्या चाहिए, केवल और केवल एकांक द्रव्यमान का हमको क्या कराना है, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता कहलाएगी। लेकिन कौन सा वाला, विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, ये ओके नहीं है ना, ये 0 केल्विन है। ठीक है, तो 0 केल्विन अथवा -273 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। क्योंकि इससे नीचे तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, यह न्यूनतम ताप होता है, इससे कम प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं।